आदिलाबाद जिले की आदिवासी तंजीमों के नुमाइंदों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जराये ने बताया है कि आदिलाबाद जिले की आदिवासी तंजीमों के नुमाइंदों ने जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। आपको बता दें कि आदिलाबाद जिला इंचार्ज व वजीर सीता अक्का और खानापुर की MLA वेदमा बोजू पटेल पहले ही जेनूर वाक़े के तनाजुर में आदिवासियों और अक़लियती बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने के लिए कोशिशें कर रही हैं और दोनों बरादरियों के साथ बातचीत भी की जा चुकी है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए वजीर सीता अक्का और MLA बोजू पटेल की नुमाइंदगी के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ आदिवासी तंजीमों का आज एक इजलास भी मुनक्किद हुआ। इस इजलास में आदिलाबाद आदिवासी बरादरी के नुमाइंदों ने अपने मसाइल से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया और कई याददाश्तें भी पेश की। उन्होंने वजीर आला से अपील की है कि वो एजेंसी इलाकों में आदिवासियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाएगी। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान आवाम से जो भी वादे किए हैं उन वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस और फूड सेफ्टी के अफसरान ने फतेह नगर में वाक़े कोनार टी के गोदाम पर छापा मार कर 300 किलो मिलावटी पत्ती जब्त कर ली। जराये ने बताया है कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीमों ने हैदराबाद सिटी पुलिस की सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के साथ मिलकर फतेह नगर में वाक़े कोनार टी के अहाते में छापा मारा, जहां पर बड़े पैमाने पर पत्ती में मिलावट की जा रही थी। दनियसना 300 किलो मिलावटी पत्ती भी जब्त करते हुए दुकान के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एक खुफिया इतला पर की गई है और ये बात सामने आई है कि पत्ती में मिलावट की जा रही थी और उसे शहर भर की दुकानात पर सप्लाई किया जा रहा था। विश्वैया जगन्नाथ फतेह नगर में कोनार टी पाउडर सेल्स एंड सप्लायर्स के नाम से कारोबार चला रहा था। वो बाजार से 80 ता 100 रुपये फी किलोग्राम की कीमत पर कम मियार की चाय पत्ती खरीदा करता था और ज़्यादा मुनाफा करने के लिए उसने चाय की पत्ती में नारियल के शेल पाउडर और जहरीले कीमियाई अशिया की मिलावट की थी ताकि मसनवी तौर पर जायका बढ़ाया जा सके और उस मिलावट शुदा पत्ती को बाजार में 200 से 250 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने बताया है कि मिलावटशुदा चाय की पत्ती तैयार करने के लिए विश्वैया ने उड़ीसा से अपने 2 साथियों की भी मदद ली थी और एक गोदाम में ये कारोबार कर रहा था और पूरे हैदराबाद में मिलावटी पत्ती तकसीम करते हुए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। मिलावटशुदा पत्ती के साथ साथ नॉन फूड एडिटिव्स और चाय पत्ती के नमूने कीमियाई तजज़िये के लिए लेबोरेटरी को भेजे गए हैं। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में पुलिस की मदद तलब करने के लिए 100 डायल करने वाली खातून के साथ पुलिस कांस्टेबल ने जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम पुलिस हुदूद के साहेब नगर इलाके की एक खातून ने अपने घर के करीब झगड़ा होने की इतला पुलिस को दी। 100 डायल करने के बाद कांस्टेबल जगन वहां पर पहुंचा। बादशाह मुतासिरा और कांस्टेबल एक दूसरे के साथ राब्ते में आए और दोनों के दरमियान माली लेन देन भी हुआ। बताया गया है कि खातून ने कुछ रकम उस कांस्टेबल को दी थी और रकम वापस करने के लिए एक माहिदा भी तय पाया था। ताहम कांस्टेबल पैसे की अदायगी में ताखीर करने लगा तो मुतासिरा उस पर पैसों की अदायगी के लिए दबाव बना रही थी। 4 अक्टूबर को कांस्टेबल खातून को पैसे देने के बहाने अंजापुर ले गया और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। ताहम खातून वहां से फरार होने में कामयाब रही। मुतासिरा ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और इस वाक़े की तहकीकात जारी है। నా పేరు లక్కారెడ్డి, మా ఆయన పేరు ప్రభాకర్ రెడ్డి. ఇక్కడ ఈయన హెడ్ కానిస్టేబుల్ జగన్ కావడం పరిచయం అయిందనమాట. అది ఇంటి పక్కన గొడవ అయిందని 100 కాల్ చేసిన నేను. అక్కడ చేస్తే ఏమైందంటే
ఇట్లా తర్వాత ఇంటికి వచ్చాడు రావడం మొదలు పెట్టింది సార్. అంటే అక్కడ కొంచెం కాలు జారి స్లిప్ అయి కింద పడ్డా నేను ఇంట్లో. కాలు జారి కొంచెం కాలు ఇరిగిందనమాట. అప్పుడు మా పిల్లలు ఏమన్నారంటే ఇట్లా మీ మమ్మీ ఎక్కడ ఉంటారు, మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చూపించిండ్రు. ఇంటికి రావడం మొదలు పెట్టిండు. అప్పుడు మా ఆయన ఏమన్నాడంటే ఏం సార్ ఎక్కడ వచ్చిండ్రు అంటే లేదు ఇట్లా పక్కన గొడవ అయింది కదా వచ్చినామని చెప్పిండు. ఇట్లా లతారెడ్డి డబ్బులు కావాలి అన్నాడు. లేవు సార్ మా దగ్గర అని నేనన్నా. అంటే మీ ఆయన దగ్గర 1,00,000 రూపాయలు ఇప్పియండి అన్నాడు. లేవు సార్ నా దగ్గర డబ్బులు అయితే మా ఆయన ఇయ్యాడు, మాకే 3 పిల్లలు డబ్బులు లేవని నేనన్నా. అంటే ఏమన్నాడంటే ఒక్క 2 డేస్లో నేను ఇచ్చేస్తా అంటే అప్పుడు గోల్డ్ పెట్టింది సార్. గోల్డ్ పెట్టి ఇచ్చేసిన తర్వాత 2 రోజులకు ఇడిపిస్తా అని చెప్పిండు సార్. 3 months అయింది. ఇడిపించిండు. ఇడిపించినాక అన్ననే సైన్ పెట్టి ఇడిపించినాము, అన్నతోనే ఇది చేసినాం. అప్పుడు ఇడిపించిన తర్వాత ఏం చేసిండంటే అన్నకి ఇయ్యలేదు, అక్కడ ముత్తుట్లో నాకు ఇయ్యలేదు, తను తీసుకెళ్ళిండు. నేనేమన్నంటే నెక్స్ట్ నుంచి వారం రోజులు ఫోన్ బ్లాక్ చేసిండు. ఇక ఆ తర్వాత 15 कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में कांग्रेस की शिकस्त पर कहा कि कांग्रेस का ईवीएम को मोरद इल्जाम ठहराना आसान है। हरियाणा के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हैरान कुन शिकस्त के बाद AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ये तशवीश की बात है कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ करने के बावजूद उसे शिकस्त नहीं दे सकी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि शिकस्त के लिए ईवीएम को मोरद इल्ज़ाम ठहराना बहुत आसान है। उसी ईवीएम की वजह से जीत मिलती है और जब हार जाते हैं तो उसे इल्ज़ाम दिया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि उनकी राय में बीजेपी को हरियाणा में शिकस्त मिलनी चाहिए थी क्योंकि बहुत से अवामिल उनके खिलाफ जा रहे थे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 10 साल की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ लहर का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है और बीजेपी कामयाब हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बीजेपी को शिकस्त देने का सुनहरी मौका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर सकी। आपको याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तर रुकावटों के बावजूद हरियाणा के असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। सर कल काफ़ी अप्रत्याशित रिजल्ट आया, खासतौर से हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, क्या कहना है? ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहाँ पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप ज़रा सा ही मौका देंगे इलेक्ट्रल बैटल में तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफ़रत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके ज़िम्मेदार कौन है? तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही हैं। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप? मेरा मानना ये है कि देखिए मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे।
تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا, بالکل ٹھیک نہیں ہوا. اور 10 سال کے اینٹی انکمبنسی اور انیفیشنسی اتنی زیادہ تھی وہاں پر, تب بھی فائدہ نہیں اٹھا سکی کانگریس پارٹی. سر کل پردھان منتری اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش جے پی نڈا نے بھی کہا کہ کانگریس نے وہاں جاتی واد کیا, یہ کیا, بہت سارے باتیں بولی. کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کانگریس کو خاص طور سے نشانہ؟ اب دیکھیے, جیتنے کے بعد تو وکٹری ہیز مینی فادرز ڈیفیٹ ہیز نن جو کہاوت ہے, اب کچھ بھی بولے جائیں. اب ظاہر ہے تو اب یہ ای وی ایم کو بلیم کرنا تو بڑا آسان ہے نا. وہی ای وی ایم سے آپ جیت جاتے ہیں اور پھر اگر آپ ہار جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اب بولتے ہیں, مگر یہ میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا. بہت سے فیکٹرز تھے جو ان کے خلاف جا رہے تھے. تو اگر آپ یہاں پر بھی اگر نہیں ہرا پائیں گے بی جے پی کو تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. سر جو 5 MLA نامینیٹ کیا ہے سینٹرل گورنمنٹ نے, اس پر ہم عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کورٹ جائیں گے, راہل گاندھی موویز ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا کیا رائے ہے؟ نہیں, ایکٹ دیکھیے, ایکٹ میں تو ہے وہ ہم نے 370 کو اپوز کیا. اصولاً اخلاقاً کانسٹیٹیوشنل پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی سی ایم ہوگا اس کے اوپینین سے, ان کی رضامندی سے آپ اپائنٹمنٹ کریے. مگر ایک عجیب و غریب قسم کا ایکٹ پاس کیا گیا 370 کا, جس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی, عمر عبداللہ کی کیبنٹ میٹنگ ہوگی, تو ایل جی کا ریپرزینٹیو بیٹھے گا اس میں اور وہ بتائے گا ایل جی کو کہ اس کو قبول کرے نہ کرے. اگر عمر عبداللہ کیبنٹ کے منسٹر کو دلی جانے کا ہے, دلی جانے کا بھی ہے, تو اس کو ایل جی سے پرمیشن لے کے جانا پڑے گا. ایک پیون کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا سی ایم وہاں کا. تو ٹھیک ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کشمیر کے عوام میں جو غصہ تھا 370 کو ابالیشن کا, انہوں نے اپنا غصے کا اظہار کر دیا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک جو بولتے تھے کشمیر کے بارے میں, الیکشن تو ہوا, صاف ستھرا ہوا, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا, یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جموں میں آپ دیکھیے کہ 29 سیٹ بی جے پی جیت گئی, وہاں پر بھی کانگریس پارٹی ایک سیٹ جیتی. یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کشمیر چھوڑ دی, ویلی. اچھا, کشمیر میں تو بی جے پی نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا کہ پہاڑی گجر وہ سب زیرو ہو گیا, پہاڑی گجر مل کر بی جے پی کو ہرا دیے. مگر جموں میں 29 اسمبلی سیٹس پر بی جے پی جیت جاتی ہے اور ایک سیٹ پہ کانگریس جیتتی ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا, بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ ویلی میں ایک رزلٹ آ رہا ہے, جموں میں بڑی پارٹی بی جے پی بن جاتی ہے. تو مطلب جو یہ 5 MLAs نہیں, اس صحیح مانتے ہیں؟ نہیں, میں تو پورے ایکٹ کو ہی غلط مانتا ہوں. اسی لیے میں نے پارلیمنٹ اس کا کھل کر ہم نے اس کا اپوز کیا تھا کہ کیا سی ایم ہوگا عمر عبداللہ, بتائیے بھائی. اس کی کیبنٹ میں ایل جی کا ریپرزینٹیو بیٹھے گا اور وہ بیٹھ کر رپورٹ کرے گا کہ جو ڈیسیجن ایکسیپٹ کرے نہ کرے. اگر عمر عبداللہ اپنی منتریوں کو لے کر دلی آنا چاہ رہے تو پلین میں بیٹھ کے ایسا نہیں آ سکتے, ان کو ایل جی سے پرمیشن لے کے آنا پڑے گا. ایک پیون کو اپوائنٹ نہیں کر پائیں گے. تو پورا پاور تو ایل جی کے پاس ہی ہے. اب دیکھیے, یہ تو بڑی یعنی غلط بات ہے نا. یہ تو الیکٹڈ جنتا ووٹ ڈال رہی ہے اور پورے اختیارات ایل جی کو دے رہے ہیں آپ. یہ کیسے ہوگا بتائیے. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سعید آباد رائلٹن کالونی میں بلدی برقی اور آب رسانی کے مسائل کا جائزہ لیا. بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے رائلٹن کالونی سعید آباد میں سیوریج لائن, سی سی روڈز اور باکس ڈرین کے مسائل کا جائزہ لیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے افسران, رائلٹن کالونی کے ممبران, مجلس کے سینئر قائدین اور کارکنان بھی موجود تھے. محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی جانب سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا. حیدرآباد کے
वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को आलमी मियार तक फ़रोग़ देने के लिए महकमा अज़ीम ज़रबल्दी हैदराबाद की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 11 ऑपरेटर्स की जानिब से पेश की गई जदीद टेक्नोलॉजीज़ का जायज़ा लेने के लिए GHMC कमिश्नर अमरपाली की निगरानी में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान सड़कों की सफाई, कूड़े की निकासी और शहरियों की शिकायतों के अजाले जैसे कई अहम उमूर पर बातचीत की गई और तजावीज़ात भी पेश किए गए। हैदराबाद चार कमान बंगाली समिति की जानिब से दुर्गा पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद चार कमान बंगाल समिति के सदर बाबूलाल प्रमाणिक और सेक्रेटरी हराधन घोष के ज़ेर एहतमाम पी सत्य नारायण भवन वाक़ई घांसी बाजार में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। 9 अक्टूबर की शाम तारीखी चार मीनार के दामन से एक रैली निकाली गई, जिसमें बंगाली समाज के अफराद बशमुल मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। दुर्गा पूजा तकरीब अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। मुंतज़मीन ने बताया है कि इस तकरीब के दौरान वो पूरे हिंदुस्तानियों की सेहत व सलामती, खास तौर पर लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूजा का एहतमाम करेंगे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जैनूर के रिहायशियों में राशन किट्स तक़सीम किए गए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जैनूर की AIMIM टीम की जानिब से जैनूर के रिहायशियों में 1000 राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आदिलाबाद के AIMIM प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद, साबिक़ प्रेसिडेंट सिराज खादरी, जैनूर के जामा मस्जिद सदर फैज़ुद्दीन और मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के दुबाक MLA कोत्ता प्रभाकर रेड्डी को पुलिस ने माधापुर से दुबाक जाने के दौरान घर पर नजरबंद कर दिया। ज़राए ने बताया है कि दुबाक के BRS MLA कोत्ता प्रभाकर रेड्डी हैदराबाद से अपने इंतखाबी हल्के दुबाक जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया। MLA ने पुलिस और कांग्रेस हुकूमत के इस रवैये की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि मुख्तलिफ महकमों के सरकारी ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास और तरक्याती प्रोग्रामों के सिलसिले में वो अपने हल्के का दौरा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और ये हरकत बिल्कुल भी गलत है। MLA ने कहा है कि हुकूमत उनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है क्योंकि वो अपोजिशन के MLA हैं। पुलिस का इस तरह से कार्रवाई करना और MLA के फ़राइज़ में रुकावट डालना बिल्कुल गलत है। BRS MLA ने ये वाज़ेह किया है कि चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों न हायल की जाए, BRS अवाम की जानिब से जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने नज़रबंदी को एक गैर जमहूरी इक़दाम करार दिया है। मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से तेलंगाना के लिए 6519 का कोटा अलॉट किया गया। मुंतखब आज़मीन को पहली किस्त 21 अक्टूबर तक जमा करवाने का मशवरा दिया जाता है। मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से बज़रिए क़ुरानदाज़ी आज़मीन की दरख्वास्तों का इंतखाब अमल में लाया गया। तेलंगाना को 6519 का कोटा अलॉट किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना से कुल 9011 दरख्वास्तें बज़रिए ऑनलाइन दाखिल की गई। तेलंगाना की मुस्लिम आबादी के एतबार से रियासत को पहले तो 3155 का कोटा ही अलॉट किया गया था, ताहम बाद अज़ां तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के कोटे में इजाफा किया गया है और 3364 का इजाफी कोटा मख्तस किया गया है। वेटिंग लिस्ट के तहत 2492 आज़मीन हज को शामिल किया गया है। हज कमेटी की वेबसाइट पर मुंतखब आज़मीन और वेटिंग लिस्ट का मुशाहिदा किया जा सकता है। महफूज ज़ुमरे के तहत 456 आज़मीन रहेंगे। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने तेलंगाना को 6519 का कोटा अलॉट करने पर मरकज़ी हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने मुंतखब आज़मीन को मशवरा दिया है कि वो अपनी पहली किस्त की रकम जो कि 1,30,300 रुपये पर मुश्तमिल है 21 अक्टूबर तक अदा कर दें और रकम जमा करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत भी दी गई है। उन्होंने बताया है कि मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से बैंक रेफरेंस की तफसीलात जल्द ही फराहम की जाएगी, जिसके बाद पहली किस्त अदा कर देनी चाहिए। उन्होंने मुंतखब आज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो ऑनलाइन की पहली किस्त जमा करवाने के बाद रियासती हज कमेटी को मुख्तलिफ दस्तावेज़ात दाखिल करें, जिसमें हज दरख्वास्त का फॉर्म, रकम की अदायगी की
बैंक की रसीद, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट्स की ज़ेरॉक्स कापियाँ और 1 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ शामिल हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हज कमेटी की वेबसाइट से भी रुजू होने का मशवरा दिया गया है। हज 2025 का खुर्रा सेंट्रल हज कमेटी ने उस खुर्रा को उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना से 9011 लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिसमें से 6519 खुशनसीब लोग हैं जिनका नाम खुर्रे में निकला है। और मैं उन तमाम आज़मीन हज को हज कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस सादत से मालामाल फरमाया है। और साथ ही साथ सिर्फ 2500 आदमी बचे हैं। इंशाअल्लाह ताला वेटिंग लिस्ट सभी का काम शुरू होगा, उसके अंदर अल्लाह चाहे तो वो लोग का भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं अल्लाह से। और जो हजरात का नाम खुर्रा में उठ चुका है, अक्टूबर की 21 तारीख आखिरी तारीख है, उससे पहले 1,30,000 रुपये सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम से, यानी बैंकिंग के ज़रिए जो है उनके नाम पर पैसे भेजें, उसकी रसीद लें और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लें। और हर साल ओरिजिनल पासपोर्ट का कानून था, इस साल जो है ज़ेरॉक्स पासपोर्ट पर भी वो अपनी साइन कर दे सकते हैं, क्योंकि तारीख लोगों को क्या है, हज में नाम उड़ गया हमारा, टाइम पे पैसे नहीं बनने से जो है वो नाम निकल जा सकता है। बहरहाल 21 अक्टूबर आखिरी तारीख है, तो उसके अंदर जो है अपने पैसे बन लें। हमारे नीचे काउंटर्स लगे हुए हैं, उसके बाद आकर आप दाखिल कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, तो आप तमाम हजरात की रहनुमाई करेगा। और जो भी ज़ईफ़ हजरात, जो भी मुअम्मर हजरात हैं, उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने औलाद यानी अपने बेटा या बेटी को साथ ले जाएं। और साथ ही साथ वहाँ पर गए साल जो चलने का जो लंबा सफ़र था, गर्मी ज़्यादा थी, हमारे लोगों को वॉकिंग की प्रैक्टिस नहीं रहती है। अभी से अल्लाह ने आपको चुना है तो आप अपनी सेहत सही करिए, रोज़ सुबह में वॉक करिए, मनासिक के हज पे जो है नज़र रखिए, अल्लाह की तरफ रुजू होइए ताकि आसानी से आपका हज हो सके। की जानिब से जितने हमसे खिदमत हो सकती है वो हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ वर्किंग आवर्स में यहाँ मौजूद है। किसी किस्म की कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ लोगों की मदद करने तैयार है। इंतजाम को लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ सोशल मीडिया। जी इंतजाम सही मायने खादिमा जो है यहाँ से देखिए, गए साल का जो तजुर्बा था, लार्सन एंड टोब्रो ने तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5 करोड़ 50 लाख रुपये का अतिया दिया। तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए लार्सन एंड टोब्रो भी आगे आई है और कंपनी की जानिब से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5 करोड़ 50 लाख रुपये का अतिया दिया गया है। L&T के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर S.N. सुब्रमण्यम ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए उन्हें चेक पेश किया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बरवक्त ताउन के लिए L&T का शुक्रिया अदा किया है और इस ताउन की वजह से सैलाब मुतासरीन को राहत और बाज़ आबादकारी फराहम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत के साथ खड़े होने पर कंपनी की सताइश भी की है और बहरान के वक्त इसी तरह के ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से DSC उर्दू मीडियम के तुलबा से इंसाफ का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। DSC 2023 में उर्दू मीडियम के तुलबा से नाइंसाफ़ी किए जाने पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और उर्दू मीडियम DSC उम्मीदवारों से इंसाफ की मांग की गई। बताया गया है कि DSC 2023 में उर्दू मीडियम की जायदादों को बैकलॉग ज़ुमरे में रख दिया गया है, जिसके खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 3 DSC में जो पोस्ट
कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उनको आम जुमरों में तब्दील करते हुए मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुरात किए जाएं। उम्मीदवारों का ये भी कहना है कि कानून के मुताबिक हुकूमत ये कदम भी उठा सकती है। हर DSC में तकरीबन 50% उर्दू मीडियम पोस्ट का नुकसान हो रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में उर्दू मीडियम स्कूल्स पर मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई हल्के कोडंगल में BRS कारकुनान के फार्मा कंपनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने के दौरान कशीदगी फैल गई। ज़राए ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आबाई हल्के कोडंगल में चारशंबे को कशीदगी पाई गई। पुलिस ने BRS कारकुनान को रोक दिया जो डोडियाला मंडल में कायम होने वाली फार्मा कंपनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाल रहे थे। BRS कारकुनान को रोकने के नतीजे में माहौल कशीदा हो गया। दरियासना साबिक वजीर सबिता इंदर रेड्डी और साबिक MLA पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट के दर्जाबंदी से मुताल्लिक जारी किए गए फैसले को नाफिज करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़ेली कमेटी की तजावीज़ की बुनियाद पर ओहदेदारों को आगे बढ़ने की हिदायत जारी की और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के दर्जाबंदी से मुताल्लिक सुनाए गए फैसले के लिए 1 मैन कमीशन की रिपोर्ट 60 दिन के अंदर पेश करें। आपको बता दें कि हुकूमत ने एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया है और उसकी रिपोर्ट पेश करने के बाद ही मुलाजिमतों के लिए नए नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को साल 2011 की मरदमशुमारी की बिना पर इक़दाम करने को कहा है और ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी गई है कि वो कमीशन के लिए ज़रूरी इंतज़ामात अंदरून 24 घंटा मुकम्मिल कर लें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि एक रुकनी कमीशन की रिपोर्ट हर हाल में मुकर्ररा वक्त पर ही पेश की जाए। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने वरंगल जिले में एक क्लिनिक पर छापा मार कर एक खुद साख्ता डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और 10,000 रुपये की अद्वियात भी जब्त की हैं। ज़राए ने बताया है कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए DCA के ओहदेदारों ने वरंगल के काशीबग्गा में डॉक्टर गुर्रम सदानंदम के क्लिनिक पर छापा मारा जो खुद को रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर बता रहा था और मरीजों का इलाज भी कर रहा था, हालांकि उसके पास मुनासिब काबिलियत नहीं थी। छापे के दौरान DCA के ओहदेदारों को पता चला कि बगैर किसी ड्रग लाइसेंस के अद्वियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है। ओहदेदारों ने एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, एंटी हिस्टामिनिक अद्वियात समेत 21 अक़साम की अद्वियात का ज़ख़ीरा भी बरामद किया है जिनकी मालियत 10,000 रुपये बताई गई है। ओहदेदारों को छापे के दौरान क्लिनिक में कई एंटीबायोटिक्स जैसे कि सेफिक्सम, जेंटामाइसिन का भी पता चला। नाअहल अफराद की जानिब से एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध फ़रोख्त से अवाम की सेहत पर तबाहकुन असरात मुरत्तिब हो रहे हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी शामिल है। हुकाम को स्टेरॉइड्स भी बरामद हुए हैं जिनका गलत इस्तेमाल सेहत के संगीन नताइज का बास बनता है। DCA के अफसरान ने तज्ज़िये के लिए कुछ नमूने भी इकट्ठे किए हैं और इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। तमाम मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरबाब तरीक़त ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ उर्दू मस्कन खिलवत में एक मरकज़ी एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले गाज़ियाबाद में मलून यती नरसिंहानंद की जानिब से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई है। गुस्ताखी के खिलाफ अरबाब तरीक़त ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम जुमेरात 10 अक्टूबर को बाद नमाज मग़रिब सालार मिल्लत मेमोरियल ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन खिलवत में एक मरकज़ी एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अरबाब तरीक़त के सदर सैयद एहतशाम क़ादरी नक्शबंदी और सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद अबरार अहमद क़ादरी ने बताया कि मरकज़ी एहतजाजी जलसे आम की सदारत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शाह खामोश क़िबला रहमतुल्लाह अलैह करेंगे और हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर व शेखुल जामिया निज़ामिया की ज़ेर निगरानी एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा।
उन्होंने शहर हैदराबाद के मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम व मुमताज़ मशाइख उज़ाम के इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करने की इत्तला दी है और तमाम आशिक़ान रसूल से इस एहतजाजी जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।